आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड का निर्माण। कोलाइड का निर्माण कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि कोलाइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा तो वह कोलाइड होगा। अब कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। अब यहाँ दोनों को समझना है, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में। द्रव स्नेही कोलाइड में प्रक्षेपित अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच में बहुत ही घनिष्ठता होती है। प्रक्षेपित अवस्था प्रक्षेपण माध्यम के बीच में बहुत ही घनिष्ठता होती है। अतः प्रक्षेपित अवस्था प्रक्षेपण माध्यम को अगर गर्म कर दिया जाए, गर्म करके कोलाइड के आकार के रूप में इसको बदला जा सकता है। किसको? द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड को प्रक्षेपित अवस्था प्रक्षेपण माध्यम के बीच में काफी घनिष्ठता होती है और घनिष्ठता होने के कारण इसको हम लोग गर्म कर करके इसको बना सकते हैं, कोलाइड के रूप में बना सकते हैं। जैसे स्टार्च और जल का विलयन, जैसे स्टार्च और जल का विलयन। स्टार्च और जल के विलयन को मिला करके इसके कण को 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था कि इस कोलाइड को बनाने के लिए सिर्फ हम लोग गर्म करके प्रक्षेपित अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के दोनों को मिला करके अगर गर्म कर देते हैं तो गर्म करके ही इसको बदला जा सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है द्रव विरोधी, क्योंकि ये दोनों के बीच में दुश्मनी है, साथ ही द्रव विरोधी यानी कि दोनों आपस में रिपेल करता है, आपस में घनिष्ठता नहीं होती है। तो मुख्य रूप से कोलाइड बनाने के निर्माण में द्रव विरोधी कोलाइड ही इंपॉर्टेंट है। और द्रव विरोधी कोलाइड बनाने के दो तरीके हैं। द्रव विरोधी कोलाइड के निर्माण के दो तरीके हैं, है ना, क्योंकि ये द्रव विरोधी कोलाइड है जो प्रक्षेपित अवस्था प्रक्षेपण माध्यम से नफरत करता है। जब दोनों नफरत करता है तो इस कोलाइड बनेगा कैसे? तो इसके बनाने के दो तरीके हैं। पहला है प्रक्षेपण विधि, प्रक्षेपण विधि, और दूसरा है संघनन विधि। संघनन विधि। तो द्रव विरोधी कोलाइड बनाने के दो तरीके हैं, पहला प्रक्षेपण विधि और दूसरा है संघनन विधि। तो प्रक्षेपण विधि में इस विधि के द्वारा कौन से कोलाइड का निर्माण किया जाता है? तो जिस कोलाइड का आकार 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होती है, जिस कोलाइड का आकार 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होती है तो उस कोलाइड के निर्माण में प्रक्षेपण विधि का प्रयोग करते हैं। और संघनन का मतलब ही होता है जुटना, अर्थात जिस कोलाइड का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है उसे वो आपस में जुड़ करके संघनित होकर के आपका निर्माण करता है कोलाइड का, तो वो विधि कहलाता है संघनन विधि। तो अब द्रव विरोधी कोलाइड के निर्माण के दो तरीके हैं, पहला प्रक्षेपण विधि और दूसरा है संघनन विधि। अभी प्रक्षेपण विधि में आते हैं तो प्रक्षेपण विधि के भी दो तरीके हैं। प्रक्षेपण विधि के निर्माण के दो तरीके हैं, पहला है आपका विद्युत परिक्षेपण, विद्युत परिक्षेपण, और दूसरा है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण। अब यहां से अब दो तरीके हो गए, पहला विद्युत परिक्षेपण और दूसरा है पेप्टीकरण। और संघनन विधि में तरीके हैं, वो है रासायनिक संघनन। रासायनिक विधि। अब रासायनिक विधि में आएंगे तो रासायनिक विधियां कई तरह का होगा। विद्युत के द्वारा विद्युत रासायनिक विधि, ऑक्सीकरण विधि
अपचयन विधि, जल अपघटन विधि, उभय अपघटन विधि, मैंने इसके कई तरीके हैं। तो इस प्रकार अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है विद्युत परिक्षेपण विधि, पेप्टीकरण विधि। अब एक लेके चलेंगे यहाँ से परिक्षेपण विधियां, प्रक्षेपण की दो विधियां, विद्युत परिक्षेपण और पेप्टीकरण। यानी कि विद्युत परिक्षेपण को हम लोग कहते हैं बेडिंग आर्क विधि, इसी में आएगा बेडिंग आर्क विधि। तो इस कंडीशन से अब हम एक लेके चलते हैं। यहाँ पूरे कंडीशन है आपका कि कोलाइड का निर्माण, तो कोलाइड का निर्माण के द्रव विरोधी, द्रव स्नेही कोलाइड, तो द्रव स्नेही कोलाइड को अगर गर्म कर देंगे तो गर्म करने के बाद द्रव स्नेही कोलाइड बन जाएगा, जैसे स्टार्च और जल का विलयन। द्रव विरोधी कोलाइड, ये दोनों में आपस में विरोधाभास होती है, ये दोनों आपस में नहीं मिलता है। तो इसके दो तरीके हैं, पहला परिक्षेपण विधि और दूसरा है संघनन विधि। परिक्षेपण विधि के दो तरीके हैं, विद्युत परिक्षेपण और पेप्टीकरण, और संघनन के विधियां हैं रासायनिक विधि। अब इसमें से हम लोग एक एक करके लेके चलते हैं। अब समझिए, इधर पहला लेके चले हम लोग विद्युत विक्षेपण विधि। पहला विधि वहां था द्रव विरोधी कोलाइड में, पहला विद्युत विधि था विद्युत विक्षेपण। तो विद्युत विक्षेपण इसी को कहते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि या विद्युत विघटन विधि। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेडिंग आर्क विधि, बार बार पूछता है ब्रेडिंग आर्क। अब इस पूरे पॉइंट को हम लोग, इसके नियम तरीके को हम लोगों ने पॉइंट बाय पॉइंट इसको लिखा है। अब समझने के लिए आप बहुत अच्छी तरह से आप समझिए इसको कैसे है। तो कहता है इस विधि में अनेक प्रकार के धातु का कोलाइड बनाया जाता है। कौन कौन से धातु का कोलाइड बनाया जाएगा? या तो प्लेटिनियम ले लीजिए, या सिल्वर ले लीजिए, या कॉपर ले लीजिए, या गोल्ड। इन धातुओं में से किसी भी धातु इत्यादि धातुओं को, किसी एक धातु को आपको लेना है और उसमें से एक धातु का हम यहाँ बताएंगे आपका कोलाइड। तो प्लेटिनियम, सिल्वर, तांबा, कॉपर इत्यादि का कोलाइड बनाया जाता है। अब इसमें से जिस धातु को बनाना है उसके दो गो रड लेंगे, उसी का दो रड लेंगे जो इलेक्ट्रोड का कार्य करेगा। इलेक्ट्रोड जानते हैं दो प्रकार का, एक रड है जो कैथोड का कार्य करेगा, एक एनोड का कार्य करेगा, एक पर धन आवेश, एक पर ऋण आवेश। उसे जल में डुबोकर, यानी कि उसमें डिस्पर्सन मीडियम के रूप में आपका विलायक, अर्थात विलायक के रूप में उसमें रहेगा कौन? जल रहेगा। और जल में डुबो करके उसमें हाई वोल्टेज, फिगर के आधार से आप अच्छी तरह से समझिएगा। अब इसमें हम गोल्ड का दो रड ले लेते हैं। गोल्ड का दो रड ले लिया, एक आपका एनोड, ये रड है एनोड, और ये रड है कैथोड। दो रड, किसी भी एक अनेक प्रकार के धातु का कोलाइड बनाया जा सकता है। इसमें से कोई एक धातु ले लीजिए, जिस धातु को बनाना उसके दो रड लेंगे, एक एनोड और एक है कैथोड। एक पर प्लस आवेश और एक पर माइनस आवेश, दो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। उसमें जल में डुबोकर, अब इसमें जल डाल देंगे, वैद्युत अपघट के रूप में ये कार्य करेगा, अपघट के रूप में कार्य करेगा। यहाँ जल डाल दिया, डिस्पर्सन मीडियम। अब इसको हाई वोल्टेज की तार से जोड़ देंगे। इसको हम लोग हाई वोल्टेज के तार बैटरी से जोड़ दिए। विद्युत को प्रवाहित किए। अब विद्युत जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो उसमें विद्युत अर्क उत्पन्न होगा। अर्क यानी कि चिंगारी पैदा होगा। जैसे इसमें विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो चिंगारी उत्पन्न होगा, और चिंगारी हाई वोल्टेज काफी मात्रा में चिंगारी उत्पन्न होगा। चिंगारी उत्पन्न होने से धातु के कण वाष्पित हो जाएंगे। अब ये जो आपका लोहे का जो सोने का जो रड था, गोल्ड, जो सोने का रड था वो वाष्पित हो जाएगा। अब वाष्पित हो जाने के बाद ये उड़ना चाहेगा, तो जब उड़ जाएगा, वाष्पित होकर के उड़ जाएगा, तो फिर हमको जो कोलाइड बना रहे हो कोलाइड तो प्राप्त होगा नहीं। तो उस कंडीशन में इसको उड़ने से भी बचाना है। कैसे?
अब इसके चारों तरफ एक पात्र और लगा देंगे। इस पात्र में बर्फ भर देंगे। इसमें बर्फ लगा दिया। बर्फ क्यों लगाए? बर्फ लगाने का कारण क्या? तो जैसी बर्फ लगाएंगे तो बर्फ इसको जो बाष्पीकृत हो रहा है उसको ठंडक शीतलता प्रदान करेगा, और जैसी शीतलता प्रदान करेगा तो संघनित हो जाएगा। असंघनित होने के बाद यह कोलाइड के रूप में फिर पुनः अब एक जो इसमें जो वाष्प के रूप में जो गोल्ड बदल गया था वो बर्फ के माध्यम से, ये है आपका बर्फ के कारण एक शीतलता प्रदान होगा और ठंडा होकर संघनित हो जाएगा, और संघनित होकर के इस प्रकार ये आपका कोलाइड, गोल्ड का कोलाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। अब बात रही कि गोल्ड का जब कोलाइड प्राप्त हो गया ये, तो ऐसा ना हो कि बाद में संघनित होने के बाद जितने भी फिर पुनः जो ये कोलाइड प्राप्त हुआ था गोल्ड का, वो फिर पुनः एक साथ आकर जुट जाए। तब जुट जाएगा तब फिर तो उसका आकार बड़ा हो जाएगा, तो ये कोलाइड रहा नहीं। अब ये आपका जो ये पहले से जो इसका आकार बड़ा था वो बड़ा होकर के ये आपको टूट गया, और टूट करके छोटे छोटे कोलाइड के रूप में इसका निर्माण कर दिया। जब छोटे छोटे कोलाइड के रूप में निर्माण कर दिया तो ऐसा ना हो कि फिर बाद में ये संघनित होकर जुट जाए। तो अब इससे बचाने के लिए कि जुटे नहीं, इसको कोलाइड को स्थायी प्राप्त करने के लिए इसमें KOH मिलाते हैं। अब KOH कैसे मिलाएंगे? तो इससे क्यों ये बचा हुआ रह जाएगा, ये संघनित नहीं होगा, ये आपस में जुड़ेगा नहीं। KOH का फॉर्मेशन क्या है, क्या काम करेगा यहाँ KOH, जिसके कारण ये अस्थायी हो जाएगा? तो इसके लिए आप समझिए, यहाँ पर कोलाइड था गोल्ड का, अब KOH टूट जाएगा तो आप इस पे चारों तरफ से OH आकर बैठ जाएगा। ये गोल्ड था, अब E है OH आयन, इस पर माइनस आवेश, इस पर भी OH आयन है, इसके ऊपर भी OH आयन है, इस पे भी OH आयन है, इस पे भी OH आयन है। ये आपका OH आयन है। अब OH आयन, यहाँ भी OH आयन, यहाँ भी OH आयन, यहाँ भी OH आयन है, और यहाँ भी OH आयन है। अब OH आयन जो बैठा हुआ है, ये OH आयन आवेश, इस पर माइनस आवेश, इस पर माइनस आवेश, तो इस पर भी माइनस आवेश, इस कण पर भी माइनस आवेश, इस कण पर भी माइनस आवेश। अब आप जानते हैं कि समान आवेशों के बीच में विकर्षण होता है, समान आवेशों के बीच में विकर्षण होता है। तो अब ये दोनों कण को आपस में जुटने नहीं देगा, इसको रिपेल करके दूर हटा देगा। तब दूर हटाने के कारण अब ये भी अपना आपस में नहीं, इससे नहीं जुटेगा, ये भी इससे नहीं जुटेगा, इस प्रकार नहीं जुटेगा। तो इस प्रकार आपका विद्युत परिक्षेपण विधि के द्वारा आपके गोल्ड का, प्लेटिनियम का, सिल्वर का, कॉपर का कोलाइड प्राप्त होगा। अब ये आपका कोलाइड बनके तैयार हो गया, कोलाइड बनकर तैयार हो गया। अब इसमें KOH की अहम भूमिका होती है, क्योंकि अगर KOH नहीं डालते, इस पर ऋण आवेश नहीं आता, तो हो सकता है कि ये आपस में जुट जाता और जुट करके बृहद आकार बना लेता। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर से इसका आकार ज्यादा हो जाता, फिर पुनः कोलाइड नहीं बनता। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं ब्रीडिंग आर्क विधि। बहुत आसानी पूर्वक आप समझ गए होंगे। बहुत ही पूरे कहानी को हमने शॉर्ट करके पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख दिया। अब पॉइंट बाय पॉइंट करके भी अगर इसको वर्णन करते हैं, पूरी इसमें विवरण है। ये आपका बर्फ हुआ, फिर से एक बार समझ लीजिए, ये आपका गोल्ड का 2 रड है, इसमें डिस्पर्सन मीडियम के रूप में अभी इसमें जल है। इसको हाई वोल्टेज इसमें करंट से इसको जोड़ दिए हैं, एक कैथोड का कार्य कर रही है, एक एनोड का कार्य कर रही है। जैसी हाई वोल्टेज के रड से करंट से जोड़ेंगे तो इसमें विद्युत अर्क उत्पन्न होगा, यानी कि विद्युत अर्क को कहते हैं चिंगारी पैदा होगा। तो चिंगारी पैदा होगा तो चिंगारी के कारण ये बाष्पित होकर के उड़ना चाहेगा। तो जब बाष्पित होकर उड़ना चाहेगा तो इसको बचाने के लिए इसके चारों तरफ बर्फ का टुकड़ा लगा दिए हैं। बर्फ का टुकड़ा लगाने के बाद ये
बस ठंडा ठंडा होकर के ये आपका संघनन हो जाएगा, संघनित हो जाएगा, और संघनित होकर के इस प्रकार आपकी एक गोल्ड का कोलाइड प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बात रही कि गोल्ड का कोलाइड तो छोटे छोटे टुकड़े के रूप में प्राप्त हो गया, अगर ये सपोज दैट संघनित होकर के ये आपस में जुट जाए तो फिर पुनः कोलाइड प्राप्त नहीं होगा। तो इसको बचा स्थायी प्राप्त करने के लिए इसमें KOH डालेंगे, कोई एक KOH मिलाएंगे तो KOH जो आप टूट जाएगा, इसमें से ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश के रूप में। अब माइनस आवेश जो OH है ये गोल्ड के चारों तरफ से आपस में इसको घेर के OH इस पर बैठ जाएगा। अब इस पर भी OH आयन बैठा हुआ है, इस पर भी OH है, अभी ये आपस में जुटेगा नहीं क्योंकि ये दोनों के बीच में माइनस आवेश है। अब हम जानते हैं कि समान ध्रुवों में विकर्षण होता है, तो इसको विकृत करके रिपेल कर देगा, और इस प्रकार ये जो कोलाइड है ये गोल्ड का कोलाइड हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी विधि को कहते हैं विद्युत परिक्षेपण विधि अर्थात ब्रीडिंग आर्क विधि। इस प्रकार ये आपका एक टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक आएंगे, पेप्टीकरण। दूसरी विधि है पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन। तो पेप्टीकरण क्या है सुनिए कि अविलेय अपक्षेप को किसी भी समान आयन वाले अपक्षेप का मतलब होता है बैठना यानी अलग हो जाना। अपक्षेपण अभिक्रिया आप पढ़े होंगे 10th क्लास में पढ़ना था, अपक्षेपण अभिक्रिया पेप्टाइजेशन रिएक्शन। अपक्षेप का मतलब होता है डाउनवर्ड, बैठ जाना, वह बैठता है। अविलेय अपक्षेप को किसी समान आयन वाले विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में, विद्युत अपघट्ट वो विलयन विद्युत अपघट्ट कहलाएगा, विलायक के साथ हिलाने पर अपक्षेप का पेप्टीकरण हो जाता है और कोलाइड विलयन का निर्माण होता है। कैसे? अब पेप्टीकरण के लिए 3 चीज हमको चाहिए। पहला ताजा अपक्षेप, दूसरा जल, तीसरा वैद्युत अपघट्ट, है ना, विलायक का कार्य करेगा। अब समझिए एक फिगर से, अब ये कोई पात्र है, इस पात्र में जल रखती है, एक अपक्षेप है आपका AgCl, ये AgCl अपक्षेप है, ये आपका जल है। 3 चीज हमको चाहिए, पहला ताजा बना अपक्षेप, दूसरा जल और तीसरा वैद्युत अपघट्ट। अब अपघट्ट, अब कहता किसी अपक्षेप के किसी समान आयन वाले वैद्युत अपघट्ट। अब यहां देखिए AgCl है, अपक्षेप है क्या AgCl, तो एक इसी के समान एक ऐसे वैद्युत अपघट्ट इसमें डालें कि जो इसमें से इसके एक कंपोनेंट जैसे AgCl है तो उस वैद्युत अपघट्ट में भी या तो Ag हो उस कंपाउंड में या तो वो Cl हो, कोई एक न एक समान आयन वाला। अब मान लिया जाए कि इसमें हम डाल दिए HCl, अब हम किसके समान डाले हैं देख लीजिए, यहाँ Cl और यहाँ भी Cl, तो इस Cl के समान डाले हैं। अब आपकी इच्छा हो कि नहीं हम Cl के समान नहीं डालेंगे तो उस यौगिक को डालिए कि जिसमें Ag होगा, जैसे AgNO3 अगर डालते हैं तो यह Ag के समान है। अगर हम यहाँ HCl डाले हैं तो यह Cl के समान है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन यही बात यहाँ कर रहा था, समझने की कोशिश कीजिएगा कि अविलेय अपक्षेप को किसी समान आयन वाले वैद्युत अपघट्ट, तो इसमें वैद्युत अपघट्ट के रूप में ये आया कौन, वैद्युत अपघट्ट। तो वैद्युत अपघट्ट के रूप में की उपस्थिति में विलायक के साथ हिलाते हैं। अब इसको डाल करके इसको पूर्ण रूप में हिलाएंगे। अब इस कंडीशन से हिलाने के बाद अब इसका आकार तो बहुत काफी बड़ा है AgCl का। अब जैसे ही इसको डालेंगे अब क्या होगा कि एक, अब यहां से देख लीजिए ये AgCl है,
इसमें हम डाल दिए HCl। तो AgCl में जैसे ही HCl डालेंगे तो अब HCl इस पर आकर के चिपक जाएगा। देखिए ये AgCl है, यह है AgCl। जैसे ही HCl को इस पर डाल देंगे तो अब HCl तो इसके चारों तरफ आकर चिपक गया। यह HCl। अब जैसे ही HCl इस पर डाले तो चारों तरफ से इस पर चिपक जाएगा, चिपकेगा तो इसको अब तोड़ने का काम करेगा। HCl अब इस पर जैसे चिपका तो तोड़ने का कार्य करेगा, और तोड़ने का कार्य करने के कारण ही अब ये क्या होगा कि अभी टूट जाएगा, और टूट करके ये जो अब यहाँ से H अलग हो जाएगा, Cl अलग होगा। अब यहाँ भी Cl है तो इस Cl से इस पर आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि समान आयन वाले हैं आवेश, ये दोनों समान आयन वाले आवेश हैं। अब उस कंडीशन में अब जो Ag है वो आपका ये विखंडित होकर के टूट गया। अब टूट जाने के पश्चात अब इसका जो आकार हो गया वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गया। अब इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पेप्टीकरण। अब पेप्टीकरण के प्रक्रिया के द्वारा इसका कोलाइड का निर्माण हुआ। अब बात रही कि पेप्टीकरण के कारण क्या है, तो पेप्टीकरण के कारण है, साफ शब्दों में समझ लीजिए कि किसी वैद्युत अपघट के पेप्टीकरण की क्रिया इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उसके आवेश के आयन कोलाइडीकरण, उसके आवेश के आयन कोलाइडीकरण के आवेश के आयन कोलाइडीकरण पर अवशोषित हो जाती है और अधिशोषित हो जाती है, और धन आवेश आयन अधिशोषित होता है तो कोलाइडीकरण पर धन आवेश आ जाएगा। अगर ऋण आयन आवेशित होती है तो कोलाइडीकरण पर ऋण आवेश आ जाएगा, और ऋण आवेश आ जाने के कारण एक दूसरे से दूर हो जाएगा, और दूर हो जाने के बाद यह कोलाइडीकरण का जन्म देगा। इस प्रकार पेप्टीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ताजे अपक्षेप को कोलाइडी के रूप में निर्माण किया जाता है। अब हम लोग सेकंड पॉइंट में आए। दूसरा विधि है संघनन विधि। तो संघनन विधि के द्वारा छोटे छोटे कणों को, जो लघु आकार के कण होते हैं, उसको आपस में संघनित करके एक बड़े आकार का निर्माण किया जाता है। और वह आकार कितना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो वही विधि कहलाती है संघनन विधि। तो संघनन विधियों के द्वारा लघु आकार के कणों को कोलाइडी आकार के कण में परिणत किया जाता है, उसी विधि को कहते हैं संघनन विधि। इसकी कई इसमें विधियां हैं। पहला विधि है रासायनिक विधि, और रासायनिक विधियां के 4 तरीके हैं। पहला ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में तो जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना। अब यहाँ से जब अभिक्रिया SO2 से अभिक्रिया करेगा, अब इस कंडीशन में यहाँ से हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन को लेकर के बाहर हो जाएगा, H2O का निर्माण करेगा, IS जुड़ जाएगा। तो ये आपका देखिए सल्फर के अणु बनाए, कोलाइड कण के आकार के रूप में आ गया। अब बाकी रहा कि इसका बैलेंस हम नहीं किए, बैलेंस आपको करना काम है। अब करण विधि के द्वारा, अब करण का मतलब होता है जस्ट ऑक्सीकरण का उल्टा। अब AuCl3 प्लस N2H4 अभिक्रिया किया तो Au बाहर हो गया और HCl प्लस N2 के रूप में, तो ये कोलाइडी कण के आकार के रूप में आ जाएगा। जल के द्वारा अपघटन, जल अपघटन विधि रासायनिक विधियां में पहला जल के द्वारा, तो FeCl3 को जब H2O से अभिक्रिया करा देंगे तो FeOH का होल 2 और HCl का निर्माण करेगा, एक कोलाइडी कण के रूप में आएगा। द्विविस्थापन या उभय अपघटन पढ़े होंगे। द्विविस्थापन अपने आयनों को विनिमय कर लेता है, AH2O3 प्लस H2S अभिक्रिया करेगा तो ये अपने आयन को इसके साथ विनिमय कर लेगा, ये आपको इसके साथ विनिमय कर लेगा, तो AH2O3 प्लस H2O का निर्माण करेगा। तो इसी विधि को कहते हैं संघनन विधि। जो छोटे छोटे आकार के कण होते हैं वो आपस में संघनित होकर के एक कोलाइडी कण का निर्माण करता है, तो इस विधि को कहते हैं संघनन विधि। संघनन विधि में पहला था रासायनिक विधि, और रासायनिक विधियां हैं जो 4 कंडीशन से हुआ, ऑक्सीकरण, अपकरण, जल अपघटन और उभय अपघटन। इस प्रकार आपका कोलाइड का निर्माण टॉपिक पूर्ण रूपेण
समाप्त हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कोलाइड के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी आएगा, प्रॉपर्टी के बाद ये टॉपिक करीब करीब एंड ऑन द पोजीशन।